सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने अभिक्रिया की अभिक्रिया दर, वेग नियम और वेग नियतांक, अभिक्रिया की क्रियाविधि इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब आज देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जो संघट्ट सिद्धांत है उसके अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं के टक्करों के कारण होती है तथा टकराने वाले अणुओं के आधार पर ही हम आणविकता निर्धारित करते हैं। परिभाषा देते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उन क्रियाकारी स्पीशीज परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह एक पूर्ण संख्या हो सकती है, इसके मान 1, 2 और 3 हो सकते हैं और उसके आधार पर इसे क्रमशः एक आणविक, द्विआण्विक या त्रिआण्विक कह सकते हैं। अब मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक पद में ही पूर्ण होती है उनको मौलिक अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। जैसे मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता अभिक्रिया के संतुलन समीकरण द्वारा व्यक्त किए गए अभिकारक परमाणु आयन या अणुओं की संख्या के बराबर होती है। आप देखिए, इसमें अगर इसको बड़ा करें हम तो पहली अभिक्रिया है 2NO प्लस 2H2 इज इक्वल टू N2 प्लस 2H2O। ये तो एक से अधिक पदों में होती है। ये एक से अधिक पदों में होने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए इनके लिए आणविकता का निर्धारण थोड़ा सा जटिल होता है। अब एक पद में अगर कोई पूर्ण होती है, जैसे H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस हाफ O2, केवल एक अणु भाग ले रहा है इसलिए यूनिमालिक्यूलर। 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2 में दो अणु HI के लग रहे हैं, बाईमालिक्यूलर होगा। 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, इसमें तीन अणु भाग ले रहे हैं, दो NO के और एक O2 का, इसलिए इसको हम ट्राईमालिक्यूलर भी कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस हाफ O2, मालिक्यूलरिटी 1 है। 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, मालिक्यूलरिटी 2 है। और 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, यहाँ पे मालिक्यूलरिटी 3 है। अब जटिल अभिक्रियाओं के लिए देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं जटिल कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं की आणविकता संतुलित अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण में काफ़ी अधिक संख्या में अभिकारक अणु हो सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ 2NO प्लस 2H2 इज इक्वल टू N2 प्लस 2H2O, इसमें 4 अणु हैं। 2FeCl3 प्लस 6Ki इज इक्वल टू 2FiO2 प्लस 6KCl प्लस I2, इसमें 8 अभिकारक के अणु हैं। तथा 2KMnO4 प्लस 16HCl इज इक्वल टू 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 8H2O, इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या 18 है। अब इसमें दो फेरिक क्लोराइड के अणु के साथ 6 पोटेशियम आयोडाइड के अणुओं का एक साथ टकराना संभव नहीं है। वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के दो अणुओं के साथ 16 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणुओं का भी टकराना संभव नहीं है। या दो नाइट्रिक अम्ल के अणु के साथ दो हाइड्रोजन के अणुओं का एक साथ टकराना संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर इस अभिक्रिया के स्वरूप को देख करके आणविकता का निर्धारण नहीं कर सकते। किसी भी जटिल अभिक्रिया के सबसे मंद सोपान
में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या को उस जटिल अभिक्रिया की आणविकता कह सकते हैं। जैसे 2NO + 2H2 = N2 + 2H2O, यह दो पद में होती है। 2NO + H2 = N2 + H2O2 और दूसरा H2O2 + H2 = 2H2O। इसमें जो प्रथम चरण है वह मंद गति से है, अर्थात वेग निर्धारित करने वाला है। जो द्वितीय सोपान है वह तीव्र वेग से होता है। यहाँ पर अभिक्रिया की दर का निर्धारण संभव नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि चूंकि वेग निर्धारित करने वाले सोपान में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 2 नाइट्रिक ऑक्साइड 1 हाइड्रोजन कुल 3 है, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता भी 3 होगी। अब आणविकता और कोटि, इन दोनों में अंतर क्या है? आणविकता क्या है? किसी भी क्रियाकारी स्पीशीज की संख्या जो रासायनिक परिवर्तन को संपन्न कराने के लिए एक साथ टकराते हैं। अभिक्रिया की कोटि उन घातों का योग है जो प्रयोगों से प्राप्त अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों के साधारण पदों के ऊपर स्थित होते हैं। आणविकता का मान धनात्मक तथा पूर्णांक 1, 2, 3 होता है, इसका मान ऋणात्मक कभी नहीं होता। और कोटि शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है, प्रभाजी भी हो सकती है। आणविकता एक सैद्धांतिक या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि नहीं ज्ञात हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, प्रायोगिक तथ्य है और इसे प्रयोगों के आधार पर प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं छद्म एक आणविक अभिक्रियाएं। मौलिक अभिक्रियाओं में आणविकता तथा अभिक्रिया कोटि का मान समान होता है, लेकिन कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में कोटि और आणविकता में भिन्नता पाई जाती है तथा वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है छद्म एक आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप देखिए, एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है। इसमें जो वेग निर्धारण पद है उसमें केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता ही परिवर्तित होती है, इसलिए यह एक आणविक अभिक्रिया होती है। सुक्रोज का जल अपघटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यहाँ भी जो अभिक्रिया की अभिक्रिया दर है वह ग्लूकोज की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए यह भी एक आणविक अभिक्रिया ही है। अब अभिक्रिया की कोटि देखते हैं। जैसा कि आणविकता और कोटि में बताया गया है कि अभिक्रिया की कोटि वेग निर्धारण पद में अभिकारकों की सांद्रता के एक निश्चित घात के ऊपर निर्भर करता है। परिभाषा देते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात को उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है तथा वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रणों की घातों के योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया है AA + BB + CC = प्रोडक्ट। इसका वेग निर्धारण अगर देखेंगे तो रेट = K A⁴ B⁴ and C⁴, जहाँ पर P अभिकारक A के सापेक्ष कोटि को व्यक्त करता है, Q B के सापेक्ष और R C के सापेक्ष। तो अभिक्रिया की जो कुल कोटि होगी वह P⁻Q⁻R के बराबर होगी। यदि P⁻Q⁻R का मान 1 आता है तो अभिक्रिया की कोटि 1 मानी जाती है।
अब देखिए, अभिक्रिया की कोटि पूरी तरह से एक प्रायोगिक मान है। इसे अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में निहित अभिकारकों की स्टोइकियोमेट्री मानों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तथा दूसरा, अभिक्रिया की कोटि प्रायः पूर्णांक होती है, लेकिन इसका मान शून्य तथा प्रभाज में भी हो सकता है। अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, यहाँ पर जो वेग निर्धारण होता है, अभिक्रिया की अभिक्रिया दर बराबर K NO स्क्वायर इंटू O, तो घात कुल हो गया 2-1 बराबर 3। तो अभिक्रिया की कोटि भी 3 हो गई, अर्थात तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। अगर कोई वेग निर्धारण पद होता है, जैसे a प्लस 2b इज इक्वल टू c, और इसमें k a⁻½ एंड b ⁻³ बाई 2, तो अभिक्रिया की कोटि 1/2-3/2 यानी 2 मानी जाएगी। अर्थात वेग निर्धारण पद में प्रयुक्त जितने भी अभिकारकों की सांद्रताओं की घात है, उसको हम अभिक्रिया कोटि कहलाते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि वेग निर्धारण पद में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग के बराबर होती है। अब अलग अलग कोटि की अभिक्रियाएं क्या हैं? यदि किसी अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्णांक, प्रभाज्य तथा कभी कभी ऋणात्मक होता है, इसके लिए वेग स्थिरांक की मात्रक उस अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। यदि कोई अभिक्रिया A इज इक्वल टू प्रोडक्ट है और यहाँ पर वेग निर्धारण पद K इंटू a⁻0 यानी K है, तो यह अभिक्रिया शून्य कोटि की कहलाएगी। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया के वेग का मान किसी भी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तथा यह मान पूरी तरह से अभिक्रिया के समय पर स्थिर रहता है। अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन करने पर भी वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं स्थिर वेग से चलती रहती है। अब जैसे जल की सतह पर क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का रासायनिक संयोग, H2 plus Cl2 in the presence of sunlight at the surface of water forms 2HCl। अब वेग समीकरण या वेग नियम के अनुसार यहाँ पर रेट इज इक्वल टू K H2⁻0 Cl2⁻0 बराबर K। इसलिए अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन तथा क्लोरीन दोनों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसी प्रकार से 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2, यहाँ भी अभिक्रिया दर इज इक्वल टू K इंटू NH3⁻0, यहाँ भी अभिक्रिया की कोटि शून्य है। अब इसके लिए मात्रक रेट इज इक्वल टू K a⁻0, K इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, यानी शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के जो मात्रक होंगे वो होंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम। आप देखिए
अगर कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, एक प्रारंभिक सांद्रता A0, T समय अंतराल पश्चात A का सांद्रण A हो जाता है। चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है अतः T समय पर अभिक्रिया का वेग dA/dt अभिकारक A के सांद्रण के घात शून्य के समानुपाती होगा, यानी -dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ या -dA/dt इज इक्वल टू kA⁴ यानी k। यहाँ k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसको हम -dA इज इक्वल टू kdt में भी निरूपित कर सकते हैं। इसका समाकलन करने पर आता है -A इज इक्वल टू KT प्लस I, जहाँ पर I समाकलन नियतांक है। जब T इज इक्वल टू 0, इसका मतलब A इज इक्वल टू A0, इसको रखेंगे तो I इज इक्वल टू -A0 आएगा। इस मान को रख लेंगे ऊपर वाले समीकरण में, यानी -A इज इक्वल टू KT माइनस A, या KT इज इक्वल टू A0 माइनस A, या K इज इक्वल टू 1/T A0 माइनस A। यह समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम को व्यक्त करता है। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से हम शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने अभिक्रियाओं की आणविकता तथा कोटि के बारे में पढ़ा तथा विभिन्न आणविकता एवं भिन्न भिन्न कोटि की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम के आधार पर वेग नियतांक की गणना में प्रयुक्त होने वाले समीकरण के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। कल हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण तथा वेग नियतांक की गणना के लिए समीकरण की व्याख्या को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।